की जो है घटीपल इत्यादियों के विषय में भी चर्चा करेंगे, जो हमारे लिए जानना परम आवश्यक है। तो 12 महीनों के नाम हमको सभी को मालूम है। तो सबसे पहले चैत्र मास, इसको हम मधुमास भी कहते हैं। और इसमें चैत्र मास में सूर्य मीन राशि पर स्थित होते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि चैत्र महीने में सूर्य मेष राशि पर होते हैं। महीना दो प्रकार के होते हैं, एक चांद्रमास के हिसाब से, एक सौरमास के हिसाब से। ब्रह्मांड में सूर्य भी घूम रहा है और चंद्रमा भी घूम रहा है। तो चंद्रमा से जो महीना गिना जाता है वो तिथियों के हिसाब से होगी, और सूर्य से जो हम गिनेंगे वो जो है सौर मास की जो राशियों के 30 डिग्री है, 30 दिन में परिभ्रमण करता है, तो उसके अनुसार होगा सौर मास और चांद्र मास। सुमित शुक्ला जी म्यूट कर लें। तो चैत्र महीने में सूर्य मेष राशि पर स्थित होते हैं, ओ मीन राशि पर स्थित होते हैं, और मधुमास कहा जाता है संस्कृत में। बैसाख महीने में सूर्य मेष राशि पर होते हैं और माधव मास महीने का नाम है। ज्येष्ठ महीना में सूर्य वृष राशि पर होते हैं और शुक्र मास भी कहते हैं इसे संस्कृत में। आषाढ़ में सूर्य मिथुन राशि पर होते हैं और शुचि मास के नाम से भी जाना जाता है। और ये आषाढ़ मास तक जो होता है, आषाढ़ मास के बाद जो होता है आपका दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है। तो आषाढ़ मास के बाद जो यहां से जो है 6 महीना, श्रावण मास में सूर्य कर्कट राशि पर आ जाते हैं जैसे ही, तो आपका दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है। तो श्रावण महीना में सूर्य कर्कट राशि में होते हैं, नभ मास भी कहते हैं जिसे हम। और फिर जो है भाद्रपद महीने में सिंह राशि पर सूर्य होते हैं और इसको नभस्य भी कहते हैं। आश्विन महीने में सूर्य जो होते हैं वो कन्या राशि पर होते हैं, ईश मास भी कहते हैं। कार्तिक मास में तुला राशि पर सूर्य होते हैं नीच का होकर के, और इसको ऊर्ज मास भी कहते हैं। और मार्गशीर्ष महीने में सूर्य वृश्चिक राशि पर होते हैं, इसको सहमास के नाम से भी जाना जाता है। और पौष मास में सूर्य धनु राशि पर होते हैं और सहस्य मास भी इसे कहते हैं। अब ये क्रम से 6 महीना, अर्थात श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष, ये 6 महीना में सूर्य अगर कर्कट राशि में जब आते हैं, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि, तो ये दक्षिणायन होते हैं 6 महीना। अर्थात दक्षिणायन में भगवान का रात्रि होता है और उत्तरायण में दिन होता है। जैसे ही सूर्य धनु राशि से मकर राशि में परिवर्तन करते हैं, राशि जनवरी में करते हैं, जो है हमारे 14 जनवरी जो है मकर संक्रांति, या कभी कभी 15 जनवरी को भी होता है। तो माघ का महीने में जब मकर संक्रांति इसलिए कहते हैं कि सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो माघ का महीना होता है। तो माघ में मकर राशि में सूर्य होते हैं, उसको तप मास भी कहते हैं। फाल्गुन महीने में कुंभ राशि पर होते हैं, उसको तपस्या भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 12 महीनों के नाम जानना चाहिए। और माघ, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ के सूर्य में उत्तरायण होते हैं, अर्थात देवताओं के दिन होते हैं ये 6 महीने में, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप ये एक भ्रमित ना रहें। अब मान लीजिए अभी वर्तमान में हम चंद्रमास के हिसाब से देखा जाए तो आप देखेंगे कि आज तो ये चैत्र मास है, तो आप इसको देखिए पक्ष के हिसाब से आपका चैत्र शुक्ल तृतीया है, तो सूर्य मेष राशि पर है। अब जो है सूर्य मेष राशि पर है, सूर्य के हिसाब से वैशाख महीना है, वैशाख। लेकिन चांद्रमास जो है उसके हिसाब से जो है ये अलग है। चंद्रमा के हिसाब से महीना है चैत्र मास, लेकिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करने के लिए सौर मास के हिसाब से वैशाख मास जानना चाहिए। तो सबको समझ में आ गया चांद्रमास और सौर मास। सूर्य के हिसाब से जो है सौर मास, चंद्रमा के हिसाब से चांद्रमास। ठीक है, रविंद्र शास्त्री जी अपना म्यूट कर लें। अब देखिए ये सूर्य मेष राशि पर है, तो ये आपका बैसाख। 2 नंबर में जब आएगा ज्येष्ठ,
फिर मिथुन में आएगा आषाढ़, कर्कट में आएगा तो श्रावण, सिंह में भाद्रपद, कन्या में आश्विन, तुला में कार्तिक, फिर उसके बाद वृश्चिक में मार्गशीर्ष में, वृश्चिक में, और आपका पौष मास में धनु राशि में सूर्य होंगे, माघ मास में आपका मकर राशि में होंगे, और कुंभ राशि में होंगे तो आपका माह के बाद फाल्गुन महीने में, और चैत्र मास में मीन राशि पर सूर्य होते हैं। सौर मास के हिसाब से 30-30 दिन में सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। अब ये आगे बढ़ते हैं, आपने मास महीनों के नाम जाना। अब उसके बाद गोल होता है, सौम्य गोल और उत्तर गोल, अर्थात अब ये गोल होते हैं दो प्रकार के, जिसे हम गोल कहते हैं। जब सूर्य मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक होता है तो सौम्य गोल, जिसे हम उत्तर गोल कहते हैं, पंचांग में लिखा रहता है। आप किसी पंचांग में उत्तर में देखेंगे उत्तर गोल और दक्षिण गोल ऊपर के भाग में ऐसे लिखा रहता है, इस साइड में पंचांग में आप देखेंगे तो मालूम चल जाएगा। तो सूर्य जब मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक होंगे तो आपका सौम्य गोल होगा, और तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक होंगे तो दक्षिण गोल होगा, ऐसा जानना चाहिए। अब गोल के बाद आया अयन। तो अभी मैं बता रहा था आपको, मकरादिक षड्भस्ते सूर्य सौम्यायनम स्मृतम कर्कादि राशि षटके च याम्यायन मुदाहृतम। अर्थात मकर राशि से 6 राशि क्रम से, अर्थात मकर राशि में जब सूर्य हो, मकर 10 नंबर, 11 नंबर कुंभ, 12 नंबर मीन, 1 नंबर मेष, 2 नंबर वृष, 3 नंबर मिथुन, ये 6 राशि में जब सूर्य होंगे तो आपका सूर्य उत्तरायण होगा, सौम्य गोल। और जब कर्कट राशि से लेकर के धनु राशि 4, 5, 9, 4 का तात्पर्य 4, 5, 6, 6 के बाद 7, 8 और 9, तो कर्कट राशि 4, 5 नंबर सिंह राशि, 6 नंबर आपका कन्या राशि, 7 नंबर तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु। इन राशि में जब सूर्य होंगे तो दक्षिणायन होगा, ये हमने अभी जाना। फिर आगे कह रहे हैं ऋतव षड वसंताद्या मीना द्विद्विभगे रवो क्रमात् वसंतो ग्रीष्मश्च वर्षाश्चैव शरत तथा हेमंतो शिशिरश्चैव कथिता गणकोत्तमैः। मीन राशि से 2-2 राशियों में सूर्य के रहने पर क्रम से वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतुएं होती हैं। तो मीन और मेष में आपका ऋतु कौन सी होगी, तो वसंत ऋतु होगी। और कह रहे हैं फिर आपका ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु कब कब होगा, आपका वृष राशि और मिथुन राशि में। अब फिर वर्षा ऋतु कह रहे हैं कर्कट राशि और सिंह राशि में, वर्षा ऋतु। फिर शरद ऋतु आपका कहेंगे कन्या और तुला में, शरद ऋतु। और वृश्चिक और धनु में आपका हेमंत ऋतु। और मकर और कुंभ में आपका शिशिर ऋतु। इस प्रकार से बता रहे हैं। फिर आगे 12 महीनों के नाम कह रहे हैं। 12 महीनों के नाम मासाश्चैत्रश्च वैशाखो ज्येष्ठश्चाषाढ़ एवच, ये अभी हमने 12 महीनों के नाम जाना। अब आता है प्रश्न, शुद्ध मास, क्षय मास और अधिक मास किसे कहते हैं। तो कहते हैं एकार्क संक्रम शुद्ध क्षय मासो द्विसंक्रम असंक्रमोधिकस्तत्र निंद्यो मासो क्षयाधिको। अर्थात एक चांद्रमास में सूर्य, चांद्रमास कहते हैं शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक आपका 15 दिन हुआ, और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक ये 30। कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की आपका 15 तिथियां और शुक्ल पक्ष की 15 कृष्ण पक्ष की 15 तिथियां मिलाकर के 30 तिथियों से एक चांद्रमास बनता है। एक चंद्रमास अर्थात चंद्रमा का महीना तिथियों के हिसाब से बनता है। तो ये आप जाने, एक चांद्रमास में, जिस चंद्रमास में एक सूर्य संक्रांति हो, सूर्य संक्रांति का तात्पर्य
एक राशि से दूसरे राशि में सूर्य जब राशि परिवर्तन करता है, मान लीजिए मेष राशि से समाप्त करके वृष राशि में सूर्य जाता है, वृष राशि 2 नंबर, मेष राशि 1 नंबर। जब एक चांद्र महीना में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के कृष्ण पक्ष के अमावस्या पर्यंत एक चांद्र मास में सूर्य जब एक बार राशि परिवर्तन करता है तो वह शुद्ध मास कहते हैं। एक बार सूर्य राशि परिवर्तन करता है एक चांद्र मास में, अर्थात 2 पक्षों के अंदर, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, तो एक पक्ष एक चांद्र मास के अनुसार सूर्य एक बार राशि परिवर्तन करता है तो उसे हम शुद्ध मास कहते हैं, एकार्क संक्रमण शुद्धा। और जिसमें 2 रवि संक्रांति हो, अर्थात एक चांद्र मास में, अर्थात मान लीजिए अभी वर्तमान में जो है चैत्र मास चल रहा है कृष्ण पक्ष के हिसाब से, चैत्र मास का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये 30 दिनों में के अंदर सूर्य 2 बार राशि परिवर्तन करता हो तो आपको उसको क्या कहेंगे, क्षय मास कहेंगे, अर्थात उसको क्षय मास के नाम से जाना जाता है। एक बार अगर राशि परिवर्तन करे तो शुद्ध मास, 2 बार राशि परिवर्तन करे एक चांद्र मास में तो उसको क्षय मास कहते हैं। आप लोगों को पूछा जाएगा शुद्ध मास किसे कहते हैं, एक चांद्र मास में सूर्य एक बार राशि परिवर्तन करता हो तो उसे शुद्ध मास कहते हैं, अगर 2 बार राशि परिवर्तन करता हो तो उसे क्षय मास कहते हैं, ये जानना चाहिए। और कहते हैं असंक्रमोधिकस्तत्र निंद्यो मासो क्षयाधिको, अर्थात एक चांद्र मास में एक बार भी सूर्य राशि परिवर्तन नहीं करता हो, जिसमें रवि संक्रांति न हो, वह अधिक मास कहलाता है। ये जो है 3 साल में एक एक बार जरूर आता है और इसमें क्षय मास और अधिक मास शुभ कार्यों में निंदा है, उस समय शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सौर मास और चंद्र मास के दोनों में 3 महीने में जो होता है कम से कम 30 दिन का जो मतभेद होता है उसको ठीक अधिक मास के द्वारा वो चीज किया जाता है। इसके बारे में मैं कल और विस्तार से आपको शुद्ध मास, क्षय मास और अधिक मास के बारे में विस्तार से बताऊंगा। अब ये आपने जाना एक चांद्र मास में सूर्य एक बार राशि परिवर्तन करता हो तो उसे शुद्ध मास कहते हैं, 2 बार राशि परिवर्तन करता हो तो उसे क्षय मास कहते हैं, और एक चांद्र मास में एक बार भी सूर्य राशि परिवर्तन नहीं करता हो तो उसको हम अधिक मास कहते हैं। शुभ कार्य में ये क्षय मास भी को नहीं लिया जाता है और अधिक मास को भी शुभ कार्यों में ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक ही बार सूर्य राशि परिवर्तन करता हो जो शुद्ध मास हो उसे ही ग्रहण करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी आपने जाना शुद्ध मास, क्षय मास, अधिक मास। अब हम जानते हैं तिथियों के स्वामी याद कराने का एक ट्रिक है, और थोड़ा समय लगेगा 10 मिनट, मैं बाद में अंतिम में बताऊंगा, तुरंत याद हो जाएगा। तो हम सबसे पहले जानते हैं तिथियां जो होती हैं, शुभ तिथि और अशुभ तिथियां कौन कौन सी है हमें जानना चाहिए। हमने नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा ये इस विषय में जाना था, कैसे सिद्ध मुहूर्त बनते हैं वो हमने जाना था। वो आज जो है, आज शुद्ध तिथियों के बारे में मैं बताता हूँ। अष्टमी, द्वादशी, षष्ठी, रिक्ता, दर्शस तथैव च असतिथ्यो बुधै प्रोक्ताः शेषा सत्तिथय स्मृता, अर्थात अष्टमी, द्वादशी, षष्ठी और रिक्ता तिथि, तो नंदा 1 नंबर, भद्रा 2 नंबर, जया 3 नंबर, रिक्ता 4 नंबर पड़ रहा है। तो रिक्ता तिथि कौन सी है? 4। ट्रिक था 5, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, अर्थात नवमी, और 9 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 14, अर्थात चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी ये रिक्ता तिथि कहलाती है। और दर्शस तथैव च, अर्थात अदर्श का तात्पर्य अमावस्या, ये अशुभ तिथियां हैं और बाकी सब शुभ तिथि जानना चाहिए। अब इसके बाद जो है महत्वपूर्ण विषय आता है आपका पर्व तिथियां कौन कौन सी है ये जानते हैं।
अमावास्याष्टमी चैव पूर्णिमा च चतुर्दशी इति पर्वाणि कथ्यन्ते रवि संक्रांतिगम दिनम। अर्थात अमावस्या, अष्टमी, पूर्णिमा और चतुर्दशी और रवि संक्रांति अर्थात सूर्य जब राशि परिवर्तन करता हो उसे हम संक्रांति कहते हैं। ये 5 जो तिथियां होती हैं इसको पर्व तिथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पर्व तिथियां 5 है, अष्टम अमावस्या, अष्टमी, पूर्णिमा और चतुर्दशी और सूर्य की संक्रांति अर्थात सूर्य जब राशि परिवर्तन करता हो, ये 5 जो है पर्व तिथियां कहलाती है। अब हमने जाना यात्रा प्रकरण के बारे में, ये मैं आपको स्पष्ट आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको ले जाता हूं घटी पल विपल इत्यादियों के बारे में समझाऊंगा, फिर हम राशियों में प्रवेश करेंगे, सीधा फलित में हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को, शुद्ध मास, क्षय मास, अधिक मास के बारे में भी, और शुद्ध तिथि, क्षय तिथि, अधिक तिथि इसके बारे में भी दिया हुआ है। तो वही वही फॉर्मूला है, मैं शायद आप लोगों को बताया कि नहीं बताया। शुद्ध तिथि, क्षय तिथि और अधिक तिथि। सही का शुद्ध तिथि ज्ञेया यस्याम एकोदयो रवे है यस्याम सूर्योदयो नहीं वह साक्षयाख्या प्रकीर्तिता। वो तिथि जो है यहाँ मैंने नहीं डाला, क्या श्लोक देखता हूँ। चलिए मैं वो आगे मैं आप लोगों का शुद्ध तिथि, क्षय तिथि, अधिक तिथि उसको भी ले लूंगा और आपको। अर्थात एक सूर्य जिस तिथि में सूर्योदय नहीं होती है उसको क्षय तिथि कहते हैं, और जिसमें सूर्योदय होती है उसको वो मानते। मैं उदाहरण के तौर पर एक समझा भी देता हूं, फिर आप लोगों को ले चलता हूं। आपको यहां दिखाई दे रहा है तृतीया तिथि आज दिन में 15:26 में प्रारंभ हो रहा है। सभी को दिखाई दे रहा है मैं जो दिखा रहा हूं? बताइए, एक लोग कोई बताए। हाँ जी गुरुजी, दिखाई दे रहा है। हाँ जी गुरुजी। अब देखिए, आज प्रातः सूर्योदय कब हुआ, कितने बजे हुआ हम जानते हैं। शुद्ध तिथि ये जानना परम आवश्यक होता है, तो इसलिए बता देता हूं। अब सूर्योदय प्रातः 5:06 में हो रहा है और सूर्यास्त हो रहा है 5:17:53 में हो रहा है। तो कहने का सारांश यह है, आज जो तिथि तृतीया तिथि के समाप्त हो रहा है आपका 3:26 के बाद आपका चतुर्थी तिथि लग रहा है। ठीक है, 3:26 तक तृतीया तिथि है। उसके बाद दिन में 3:26 में आपका दूसरा चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रहा है। तो जिस तिथि में अब देखिए, अभी चतुर्थी तिथि जो प्रारंभ हो रहा है 3:26 में चतुर्थी तिथि, उस तिथि में सूर्योदय आज नहीं हो रहा है। तो आज चतुर्थी तिथि जो लगा है उसको हम क्षय तिथि मानेंगे। समझ में आ गया सभी को? यस्याम सूर्योदयो नैव साक्षयाख्या प्रकीर्तिता। समझ में आ गया नीतू शर्मा जी? अन्य हाँ भी जी। जी? हाँ। अब देखिए कल देखेंगे हम। अब कल तिथि में सूर्योदय है, चतुर्थी तिथि में प्रातः सूर्योदय होने के बाद संध्याकालीन 6:05 तक आपका सूर्योदय है। तो शुद्ध तिथि को कल ही माना जाएगा। शुद्ध तिथि आपको 16 अप्रैल को माना जाएगा। 15 अप्रैल को जो चतुर्थी तिथि 3:26 में ना कितने मिनट में लगा था, उसको क्षय तिथि मानेंगे। यस्याम सूर्योदयो नहीं, वह जिस तिथि में सूर्योदय नहीं होती है, भले ही वो एक दिन पहले प्रारंभ हो रही हो, उसको क्षय तिथि मानेंगे। और जिस तिथि में सूर्योदय होगी उसको शुद्ध तिथि जानना चाहिए। समझ में आ गया सभी को? क्लियर हो गया? हाँ जी गुरुजी। जी गुरुदेव। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए, अब यहाँ एक स्पष्ट उदाहरण ये, सूर्योदय आपका 5:05 है। अगर कोई तिथि आपका 5:05 तक 48 तक है सूर्योदय, तो कोई तिथि 5:06 तक अगर कोई तिथि आपका है, मान लीजिए आज जो तिथि है चतुर्थी तिथि, आज जो है प्रातः 5:06 तक आपका तिथि लग रहा है। ठीक है,
और उसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो रहा है। चतुर्थी तिथि 5:06 तक होने के बाद आपका 5:07 से आपका पंचमी तिथि प्रारंभ हो रहा है। तो सूर्योदय 1 मिनट के कारण नहीं होने के कारण हम पंचमी तिथि को क्षय तिथि मानेंगे। 1 मिनट में अगर उसका उदय हो तो पूरा दिन उसको शुद्ध तिथि के रूप में हम चतुर्थी को ही मानेंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को? हाँ जी। और साधिका तिथि रुच्यते यस्याम सूर्योदयो नैव साक्षयाख्या प्रकृति सूर्योदय द्वयम यस्याम साधिका तिथि रुच्यते। अगर एक तिथि में दो दो सूर्योदय पड़ रही हो उसको अधिक तिथि कहते हैं। अर्थात मान लीजिए 5:05 में आपका सूर्योदय हो रहा है, कोई तिथि आपका 5 बजे प्रारंभ हो रही है, मान लीजिए चतुर्थी तिथि, ठीक है, चतुर्थी तिथि। और दूसरे दिन आज जो है 14 तारीख है, मान लीजिए आज 14 तारीख है या 15 तारीख है, आज 16 तारीख को भी वो चतुर्थी तिथि आपका प्रातः सूर्योदय यही समय है 5:05 है, वो तिथि आपका 5:08 तक चतुर्थी तिथि अगर रहता है, 5 बजे प्रारंभ हो रहा है सूर्योदय से पहले, सूर्योदय आपका चतुर्थी तिथि में हो रहा है, दूसरे दिन भी 5:08 तक आपका चतुर्थी तिथि है, उसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो रहा है, तो आपका पहले दिन की तिथि में भी सूर्योदय चतुर्थ तिथि में हो रहा है और दूसरे दिन भी आपकी चतुर्थी तिथि में सूर्योदय मिल रहा है, तो इसको हम अधिक तिथि कहेंगे। समझ में आया अधिक तिथि किसे कहते हैं? जी। हाँ जी किसी को गुरुजी। कोई डाउट तो नहीं? बिल्कुल क्लियर हो गया? जी हाँ जी जी। गुरुदेव। कल नहीं पढ़ाने से भी चलेगा? कल कल मैं ये शुद्ध तिथि, क्षय तिथि, अधिक तिथि के विषय में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आज हो गया। ओके। जी ठीक गुरुजी। है, वो मैं श्लोक डाल दूंगा, पीडीएफ में डाल दूंगा। ठीक है, ओके। अब हम जानते हैं आगे और अन्य विषयों के बारे में चर्चा परिचर्चा करते हैं। मैं आप लोगों को ये भेजा हूं तो इसको डिलीट कर देता हूं, दोबारा वो शुद्ध तिथि क्षय तिथि को ऐड करके डाल देता हूँ, एक ही पीडीएफ में रहेगा। फिर आप लोगों को ये गंडमूल नक्षत्रों के शांति के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को उधर ले चलता हूं। अब ये राशि चक्र इस प्रकार से है, देखिए। अब ये हर नक्षत्रों का 4 चरण होता है। राशि कैसे बनता है? राशि शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में ढेर। ये ब्रह्मांड है, इसको 12 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक जो 9 नक्षत्रों का ढेर है उसको मेष राशि कहते हैं। राशि शब्द का अर्थ होता है ढेर या समूह को राशि कहते हैं संस्कृत में। तो अश्विनी नैया आका अनंत आकाश गंगाएं हैं। तो चूचे चोला ये हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है 27 भागों में विभक्त किया गया है, जो हमारे 27 नक्षत्रों के रूप में है। और ये नक्षत्रों के 9 चरण का जो ढेर है, समूह है, उसको हम राशि कहते हैं। तो ये चूचे चोला 4 चरण हो गया, लीलू ले लो और अ कृत्तिका का पहला चरण मिला करके आपका मेष राशि बना, ये 9 चरण का। ये आपका कृत्तिका का फिर बचा हुआ जो 3 चरण था, एक इधर निकल गया, 3 चरण इधर, 4 चरण इधर और 2 चरण मिलाकर के 9 चरण हो गया, वृष राशि बन गया इत्यादि। ये 9 राशि आपने जाना। अब इसमें गंडमूल नक्षत्र जो थे आपका कौन कौन से थे? तो 1 नंबर अश्विनी गंडमूल नक्षत्र और आपका 27 नंबर रेवती। एक अश्विनी, 27 नंबर रेवती, और आपका 10 नंबर मघा और 9 नंबर आश्लेषा और 19 नंबर आपका मूल, 19 नंबर मूल और 18 नंबर ज्येष्ठा। ये गंडमूल नक्षत्र है। इन गंडमूल नक्षत्रों का शांति कराने के लिए कौन कौन सा मंत्र है यहाँ दिया है। मूल नक्षत्र का इसका शांति कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में जो ये मंत्र दिया है, इसका 1.25 लाख जप कराएं,
या 1.25 लाख जप कराना नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम 28,000 जरूर जप कराएं। और उसके बाद जो है दशांश हवन, दशांश मार्जन, दशांश तर्पण करके ब्राह्मण भोजन 7, 14 या 21 या 28 ब्राह्मण को जीवावें और दान इत्यादि करें तो मूल की शांति होता है। तो 27 जगह के मिट्टी, 27 जगह के पेड़ के पत्ते, 27 जगह के माटी और 27 जगह के कंकड़ जो ला करके रखा जाता है और उसका ये मंत्रों का जप करके फिर जब घूम के जो जन्म नक्षत्र आता है उसी जन्म नक्षत्र में, अब जो इन तीनों नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में बालक का जन्म हो तो इसका 28,000 मंत्रों का जाप करवावें या जो है यथाशक्ति अर्थात कम से कम 1.25 लाख जप कराएं। और जब वह नक्षत्र 28 दिन बाद फिर आवे तो उस दिन जो है शांति का जो है उसका हवन इत्यादि करें और दशांश हवन मार्जन तर्पण करें और 7, 14, 21 या 28 ब्राह्मण को जो भोजन कराए और दान दक्षिणा दे करके मूल आदि नक्षत्र का दोष का शांति किया जाता है, नहीं तो विघ्न आता है। तो मूल नक्षत्र का मंत्र ये है, ठीक है। और लघु मंत्र ये है, आश्लेषा का ये मंत्र ये है, ज्येष्ठा का ये है, अश्विनी का ये है, मघा का ये है, रेवती का ये मंत्र यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। वैदिक मंत्र है, ये वेदों से लिया गया है, शुक्ल यजुर्वेद में निहित है। तो ये आपने जाना। अब हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को घटी पल विपल के बारे में चर्चा करते हैं। सभी को समझ में तो आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं गुरुजी, बिल्कुल कन्फर्म। विकलानां च कला षष्ट्या तत्षष्ट्या भाग उच्यते तत्त्रिंशता भवेद्राशिर भगणो द्वादशेवते। सूर्य सिद्धांत में बोल रहे हैं 60 प्रति विकला का एक कला हो, 60 प्रति विकला का एक विकला होता है, प्रति विकला 60 प्रति विकला का एक विकला होगा और 60 विकला का एक कला होता है और 60 कला का एक अंश होता है और 30 अंश का एक राशि होता है और 12 राशि का एक भगण होता है, अर्थात एक ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड 12 राशियों में विभक्त है। यही बता रहे हैं 360 जो है नृत्यमानम। अब सूत्र ये है, अब इसका आगे बढ़ते हैं, आपको और सरलता से समझ में आ जाएगा। पृथ्वी के परिभ्रमण के मार्ग को किसी भी गोल दायरे में 360 डिग्री या अंश होते हैं। भचक्र या नक्षत्र मंडल कहते हैं, भचक्र या हम नक्षत्र मंडल भी कहते हैं। संपूर्ण, कोई यहाँ ना लिखे कृपया, ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है इसको भचक्र कहते हैं या नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसको हम 27 भागों में हम बांटे हुए हैं संपूर्ण ब्रह्मांड को, ठीक है। फिर 27 भागों में 9 नक्षत्रों के चरण के झुंड को एक एक राशि के रूप में 12 राशियों में हमने विभक्त किया गया है। अब इसको हम विस्तार से जानेंगे। इस मार्ग या दूरी को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित शब्द व्यवहार में लिया जाता है: राशि, अंश, कला, विकला, ठीक है। राशि, अंश, कला और विकला के रूप में लिया जाता है। एक राशि जो होता है 30 अंश का होता है। ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है ये 12 राशियों में विभक्त किया है। 12 राशि कैसे कैसे मैं बताता हूं आपको। ये केंद्र बिंदु है, ये मेष राशि, ये 2 नंबर वृष राशि, ये 3 नंबर मिथुन राशि, ये 4 नंबर कर्कट, 5 नंबर सिंह, ये 6 नंबर कन्या। ऐसे 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ये आपका 7, 8, 9, 10, 11 और 12। एक राशि जो होता है 30 अंश का होता है। यहां से यहां तक जो है 30 अंश का होता है। वो 30 अंश कौन कितने दिन में भोग करते हैं? अब इस ब्रह्मांड में ऐसे ग्रह घूमते रहते हैं, सारे नवग्रह ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। अब जो है कौन कौन किस राशि में परिवार, एक राशि में 30 अंश होता है तो 30 को हम 12 से गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगा।
3 बारंग 36 अर्थात 360 डिग्री हो जाएगा संपूर्ण ब्रह्मांड। ठीक है। अब यहाँ इसलिए एक राशि 30 अंश का होता है। एक नक्षत्र आपका 9 चरणों से एक राशि बनता है, तो एक नक्षत्र जो है 13 अंश 20 कला का होता है। 60 कला का एक अंश होता है। ठीक है। 60 कला का एक अंश होता है। इतना आप जाने तो एक जो राशि है 30 अंश का होता है, एक नक्षत्र जो होता है 13 अंश 20 कला का होता है। ठीक है। और एक नक्षत्र का चरण होता है 3 अंश 20 कला का होता है। और संपूर्ण भचक्र अर्थात ब्रह्मांड 360 अंशों का होता है। डिग्री और अंश एक ही बात है। अब एक नक्षत्र का जो है 13 अंश 20 कला का होता है, 13 अंश 20 कला। फिर दूसरा नक्षत्र का मान भी 13 अंश 20 कला। और एक नक्षत्र का चरण होता है 3 अंश 20 कला, 3 अंश 20 कला। तो देखिए 30 अंश बनता है। 30 डिग्री और अंश एक ही बात होता है। 20 20 20 करेंगे तो कितना हुआ? 60 हुआ। 60 अंश का एक कला, 60 जो है कला का, 60 कला का एक अंश होता है। तो 60 अंश का एक कला हो गया, यहाँ 0 0 हो गया। तो 13 13 13 3 3 9 हो गया, एक मिलाकर के 10। आपका 13 13 26 हो गया। 26 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 29 होगा। और इसको एक मिला करके 30 हो गया। तो ये 30 अंश है और ये 0 0 है। अंश ये कला जो 60 अंश का एक कला था, तो इधर आके जुड़ गया। तो इस प्रकार से 9 चरण, ये एक नक्षत्र में 4 चरण होते। 4 चरण का मान है 13 अंश 20 कला। एक नक्षत्र का चरण का मान है 3 अंश 20 कला। 4 चरणों का मान है 13 अंश 20 कला। अब आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड भचक्र 360 डिग्री का होता है। अब आइए जानते हैं घटी पल विपल इत्यादियों के बारे में जानते हैं। 24 घंटे में 60 घटी होती है। ठीक है। अब इसको हमें जानना है तो 1 घंटा में 2.5 घटी होती है। और 2.5 पल घटी और पल होता है। ठीक है। घटी और पल, आप घटी और पल, तो 2.5 घटी में 1 घंटा होता है और 2.5 पल में 1 मिनट होता है। और 24 मिनट में 1 घटी होती है और 1 पल में 24 सेकेंड होते हैं। 2.5 पल में 1 मिनट, 1 पल में 24 सेकेंड, और 2 पल में 48 सेकेंड, और आधा पल में 12 सेकेंड होते हैं। तो 2.5 घटी में 1 घंटा, 1 घटी में 24 मिनट, 2 घटी में 24 दूनी 48 मिनट, और आधी घटी में 12 मिनट होती है। तो 2.5 घंटे में 1 घंटा होता है। ठीक है। अब 2 घटी में 48 मिनट हो रहा है, तो आधी घटी में 12 मिनट होगा। 48 और 12 मिलाएंगे तो 60 मिनट होगा। तो 2.5 घटी हुआ, इधर 2 और इधर मिला करके 2.5 घटी में 1 घंटा हो रहा है। तो सभी को समझ में आ रहा है? 1 घटी में 24 मिनट, 2 घटी में 48 मिनट, आधी घटी में 12 मिनट होता है, ऐसा जानना चाहिए। घटी पल और विपल होता है। ठीक है। 60 विपल का 1 पल होगा और 1 पल में 24 सेकेंड होते हैं। ठीक है। समझ में आया सभी को कि नहीं आया? बताएं। नीतू शर्मा जी। आ गया गुरुजी जी समझ में। बता दीजिए। जी समझ रहे हैं। गुरुदेव एकदम से समझ में नहीं आ रहा। देखिए 24 घंटा होता है। 24 घंटा में 60 घटी होती है। ठीक है। अब इसको और सरलता में कर देता हूं आपको। अब यहां देखते जाइए। 2.5 घटी में 1 घंटा होता है। आधी घटी में 12 मिनट, 1 घटी में 24 मिनट,
एक घटी में 24 मिनट, 2 घटी में 48 मिनट, 2.5 घटी में 1 घंटा, 5 घटी में 2 घंटा, 10 घटी में 4 घंटा, 15 घटी में 6 घंटा। ये आपको दिए, देखिए आधा घटी में 12 मिनट हो रहा है तो 1 घटी में 24 मिनट होगा, 2 घटी में 48 मिनट होगा और 2.5 घटी में 1 घंटा होगा। अब इसका सीधा सा देखिए, इसमें कोई कठिन है ही नहीं कोई। हाँ जी गुरुजी, इसको डबल कर देना है। हाँ, इसको डबल करते जाइए। 1 घटी में देखिए, आधी घटी में 12 मिनट हो रहा है तो आधी में आधी घटी और मिला दीजिए, पूरा 1 घटी में कितना मिनट हो गया? 24 मिनट हो गया। 24 मिनट, हाँ जी। अब एक का डबल कर दीजिए, 1 घटी में 24 मिनट हो रहा है तो 2 घटी में 24 दूनी 48 मिनट हो गया। 48 हो गया। अब 2 घटी में 48 मिनट हो रहा है तो आधा घटी में 12 मिनट होगा, तो आधा घटी 48 में 12 मिनट जोड़ देंगे तो 60 मिनट हो जाएगा। तो अर्थात 2 और आधा घटी मिला करके कितना हुआ? 2.5 घटी हुआ। 2.5 घटी का तात्पर्य 1 घंटा हो गया, 60 मिनट हो गया। समझ में आया? हाँ जी जी। अब देखिए, जी गुरुदेव। अब 2.5 घटी में 1 घंटा हो रहा है तो 2.5 का डबल कर देंगे तो 5 घटी, 5 घटी में 2 घंटा हो रहा है। अब 7.5 घटी में 3 घंटा होगा, मैंने नहीं लिखा, डायरेक्ट 10 घटी लिख दिया, 10 घटी में 4 घंटा। आपको सीधा जानना है, 10 घटी में 4 घंटा होता है, ठीक है। 20 घटी में होगा आपका 8 घंटा, 25 घटी दिया है तो आप